ठीक है, आज अनदर टेस्ट पेपर है तुम्हारे पास। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। पहला 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स के, सीबीएसई 12th का फिजिक्स का पेपर है। आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कभी भी ध्यान रखना, इसकी एक नोट्स याद रखना। अगर मैं देखूं तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक नोट्स में याद रखना कि अगर मैं कहता हूं कि इफ एक क्यू है, इसे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, Q1 एंड Q2, एक ही चार्ज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, देन फॉर मैक्सिमम फोर्स के लिए, मैक्सिमम फोर्स कब होगा बेटा? मैक्सिमम फोर्स के लिए याद रखना Q1 फोर्स के लिए Q1 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? Q2 होना चाहिए। तो अब यही दे रहा है कि एक चार्ज है Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी कि यहाँ पे Q का हमने क्या कर दिया 2 पार्ट्स में, एक ऑब्वियसली Q तो दूसरा कितना हो गया Q माइनस में Q हो गया। अब ये कहता है इफ द कूलम्ब रिपल्सन बिटवीन देम दे आर सेपरेटेड इज टू बी मैक्सिमम, यानी कि कूलम्बिक फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। तो उसके लिए क्या होगा? तो पता है कि उसके लिए Q इज इक्वल टू कितना हो गया? कैपिटल Q माइनस में Q, दोनों Q1 इज इक्वल टू Q2 होंगे। तो यहाँ पे 2Q इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? Q, तो Q इज इक्वल टू Q बाई 2 हो गया। मुझे मगर पूछा गया है क्या? Q बाई स्मॉल q, तो कितना आएगा? 2:1। याद है जाएगा। वैसे ये कंसेप्ट जो निकालते कैसे हैं, ये नीट वगैरह में बहुत बार आया हुआ है, इसी वजह से एज ए नोट्स में इसे याद रखो। और कभी निकालने का मौका मिले तो तुम्हें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना है? Q माइनस में Q K डिवाइड बाई R स्क्वायर है ना। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप क्या करोगे? dF बाई dQ निकालेंगे और इसे क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करने के बाद आप देखेंगे कि जो Q आएगा वो Q बाई 2 आएगा। आप निकाल के देख लेना। तो ये इसका प्रोसीजर बट लेंदी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा तो सीधा याद रखो कि मैक्सिमम फोर्स के लिए दोनों चार्जेस क्या होने चाहिए? इक्वल। और तुमने मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ा होगा फॉर गिवन स्क्वायर के लिए, गिवन पैरामीटर के लिए स्क्वायर हैव द मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया यानी कि x इज इक्वल टू y। प्रोडक्ट में जब दोनों आइडेंटिकल होंगे तभी ही वो मैक्सिमम फोर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। आपको दिया हुआ 3 चार्जेस है, कैपिटल Q are at the vertex of equilateral triangle, ठीक है, side as shown in the figure. If the net electrostatic energy of the system is 0, ध्यान दो, तुम्हें पता है कि अगर 3 चार्जेस दिए हुए हैं, मान लो ये Q1, ये Q2, ये Q3, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा? जितनी पेयर की बनेगी, यानी कि 1-2 की एनर्जी, 2-3 की एनर्जी और 3-1 की एनर्जी। अब यहाँ पे बोला गया टोटल एनर्जी कितना? 0 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे तो टोटल एनर्जी इसमें में निकलता है। अब टोटल एनर्जी ये देखो तो ये कैपिटल Q है, ये कितना है? Q है, ये कितना है? Q है। तो अब इन दोनों की, अच्छा ये तो पता है ना कि 2 चार्जेस की एनर्जी Q1 और Q2 चार्ज है, तो इनकी जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R इज द सेपरेशन R। ये फॉर्मूला है एनर्जी का। तो अब ध्यान दो सभी में, अब जैसे इन दोनों का देखो तो कितना आएगा? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R, कितना यहाँ पे लेंथ है इसकी L, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इन दोनों की एनर्जी कितना हो गया? Q इंटू में Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन L। इन दोनों की एनर्जी कितना हो गया बेटा? कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में L। तो अब दिस इज इक्वल टू 0 बोला गया। डिनोमिनेटर पार्ट कॉमन आ गया सभी में, यहाँ से Q भी कॉमन आएगा। आपके पास कितना बचेगा? कैपिटल Q, यहाँ पे स्मॉल q और यहाँ पे कैपिटल Q, एंड दैट इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 0। तो आपके पास पता है कि आइदर Q इज इक्वल टू 0, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि चार्जेस हमें गिवन है। यहाँ से देखो तो कितना आ गया? 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस का Q, तो कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस का Q बाई 2 है। कोई ऑप्शन है सर? डी ऑप्शन। कोई डाउट है किसी को? सिंपल है क्वेश्चन, आगे ध्यान दो। ठीक है, ये याद हो तो ये क्वेश्चन हमने कई बार क्लास में देखा भी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये गैलियम आर्सेनाइड का होता है ग्राफ। किसका होता है? गैलियम आर्सेनाइड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। ये एक सेमीकंडक्टर होता है जो कि इंफ्रारेड रेज को एमिट करता है। रिमोट कंट्रोल में जो एलईडी लगी होती है ना, वो यही वाली एलईडी होती है, इसी का बना होता है वो गैलियम आर्सेनाइड का। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ध्यान दो। फ्रॉम द ग्राफ
करंट वर्सेज वी वोल्टेज हमें दिया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ द नेगेटिव, तो पता है नेगेटिव रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी आई ग्राफ का जो स्लॉप होता है, इसका जो स्लॉप होता है वो क्या देगा बेटा आपको, रेजिस्टेंस देगा, क्योंकि वो वी बाई आई होगा, है ना। अगर और ये पॉजिटिव है, अगर मान लो कोई स्लॉप ये जाता है तो यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव स्लॉप। पता है ये जो ग्राफ है वो किसके लिए, नेगेटिव स्लॉप के लिए, यानी कि v बढ़ाने से i घट रहा है। तो यहां पे देखो कौन सा रीजन है सर, अगर मैं देखो यहां से लेके यहां तक का रीजन, यहां से लेके यहां तक का रीजन आप देखो तो v बढ़ाने से i क्या हो रहा है बेटा, यहां पे घट रहा है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो कौन सा आ गया, सी ऑप्शन। कोई डाउट है यहां तक, नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी कि स्लॉप नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लॉप क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। पॉजिटिव स्लॉप याद रखना, ये पॉजिटिव स्लॉप होता है, स्लॉप पॉजिटिव, और अगर ऐसा कोई ग्राफ गया तो ये क्या होता है, नेगेटिव स्लॉप, याद रहना चाहिए तुम्हें, ठीक है। अगला ध्यान दो, आपको दिया हुआ एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r कैरीज ए कांस्टेंट करंट I, इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान देना, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, रेडियस है r, कैरिंग ए करंट I, it is placed in a uniform magnetic field such that B is perpendicular to the plane of the loop। ठीक है, ये मान लो प्लेन ऑफ द लूप है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो इस वे में हो गया, है ना बेटा, ठीक है, इस वे में हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, कोई बताएगा पहले, आंसर बताइए पहले तो, ऑलवेज जीरो। पता होना चाहिए क्लोज करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस फोर्स जीरो, उस पर टॉग लगता है, फोर्स कितना होता है, जीरो। तो नहीं याद है तो नोट्स में लिख लो, नोट्स में लिखिए, अ क्लोज करंट कैरिंग लूप इनसाइड uniform magnetic field inside uniform magnetic field experience net force कितना भाई, net force F net is equal to 0। याद हो ये टॉर्क वाला हमने एक्सप्रेशन किया था, है ना, इस पे फोर्स नीचे, इस पे ऊपर, इस पे यहाँ पे अंदर की ओर, यहाँ पे बाहर की ओर, तो नेट फोर्स हमने देख लिया था जीरो। इट एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, ये क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा, इट एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क, और टॉर्क भी कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, और इस केस में तो टॉर्क भी जीरो होगा। क्यों होगा जीरो, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, यहां तो टॉर्क भी जीरो होगा। और फोर्स अगर तुम्हें फिर भी ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसे और ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो ध्यान से देखना। मान लो ये करंट जा रहा है, यू सपोज को ये करंट दिया, अब इस वाली वायर पे करंट की डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन देखे तो पता है ना, एफ एम चल फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड यहां हो गया, करंट यहां हो गया, तो इस पे फोर्स क्या हो गया बेटा, डाउनवर्ड, ये फोर्स हो गया। इस वाले पे देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, करंट यहाँ है, तो इस पे फोर्स क्या हो गया बेटा, अपवर्ड, ये दोनों फोर्स कैंसिल हो गए। अब इस पे देखो करंट यहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पे फोर्स क्या हो गया, ये वाला। इस पे देखो तो मैग्नेटिक फील्ड यही है, करंट क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो इस पे फोर्स ये, तो क्या सभी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए अब आगे ध्यान दो। व्हाट इज द नेट फोर्स, ये क्वेश्चन ना कई बार आ चुका है, इसका मैंने आपको याद भी करवाया है, ध्यान दो समझिए। अगर मान लो मेरे पास इसी एज ए ट्रिक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये मान लो डिस्टेंस x है, ये वाली डिस्टेंस मान लो ब्रेथ है b, और ये मान लो डिस्टेंस कितनी है l है। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तुम्हें पता है सेम डायरेक्शन में करंट क्या करता है अभी, ये अट्रैक्ट करेगा, और इसमें घूमता हुआ आएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कम डिस्टेंस है तो ज्यादा होगा, उसमें से फोर्स ऑफ
रिपल्सन घटा दूं। अब अट्रैक्शन मान लो ये I1 है, ये I2 है, तो कितना होगा बेटा अट्रैक्शन का फोर्स, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर, आर कितना है यहाँ पे x है, और इनटू में लेंथ आ जाएगा। चलो लेंथ कॉमन निकाल लेंगे। रिपल्सन का देखो तो कितना आएगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई। अब इस वायर की डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल ये वाली डिस्टेंस होगी जो कि कितनी है, x प्लस में b। अब ये जो फोर्स होता है पर यूनिट लेंथ का होता है, ये टोटल इसकी L लेंथ है तो L पे कितना हो गया, L हो गया। अब फाइनल रिजल्ट आप याद रखो, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई कॉमन निकालना होता है आपको, 1 बाई एक्स माइनस में 1 बाई एक्स प्लस में b करना है, इंटू में L। ये फाइनल रिजल्ट आप एज ए ऑब्जेक्टिव के लिए सीधा याद कर लो। और याद रखना, तुम सोचो कि सोचिए इस वाली वायर की वजह से फोर्स लगेगा, मगर क्या है यहाँ पे जो फील्ड है इनवर्ड है, फील्ड अगर इनवर्ड हो गई, करंट ये हो गया, तो इस पे फोर्स क्या लग गया बेटा, ऊपर की ओर, और यहाँ पे करंट देखो तो क्या हो गया, नीचे की ओर। ये दोनों इक्वल फोर्सेज होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, अप और डाउन वाला कैंसिल, लेफ्ट और राइट वाला क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है ये कैंसिल नहीं होगा, नेट ही आएगा। अब इस फॉर्मूले में निकालू तो नेट फोर्स कितना आएगा, सीधा ध्यान दो, म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 इंटू 10 की माइनस 7, पता है ना, मैंने सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दी। I1 कितना है 2, I2 कितना है 1, 1 बाई एक्स, पहली जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बाहर लिख दूंगा मैं, माइनस में दूसरी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 ये है और 10 ये, टोटल कितना हो गया 12, पता है ना, यहां से यहां तक का 12 है टोटल, ठीक है। सेंटीमीटर का दोनों का 10 की पावर माइनस 2 बाहर कॉमन निकाल दिया मैंने, और इसकी टोटल लेंथ ये वाली है, ये कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये भी है तो कट गया, है ना बेटा। ना अब अगर मैं देखूँ तो ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये कितना हो गया, एलसीएम देखो तो कितना आ गया 12, 6 में से 1 गया 5, ऊपर कितना है 15, है ना बेटा। तो कितना हो गया ये 20 इंटू में 15 कितना हो गया 300 इंटू 10 की पावर माइनस 7 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 इंटू 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन आंसर हैगा ऐसा कोई ऑप्शन। अच्छा अब इसमें मैंने ये भी बताया, देखो सेम डायरेक्शन है, पास वाली वायर को देखते हैं, सेम डायरेक्शन तो क्या कहेंगे दोनों, अट्रैक्ट भी रीच इधर, तो ये दोनों अट्रैक्ट, क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिपल्सन, तो ओवरऑल क्या कहेगा अट्रैक्ट यानी कि टुवर्ड द वायर होगा। कौन सा आंसर हो गया ये, टुवर्ड द वायर, याद रह जाएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ए वायर गिवन लेंथ इज बेंट a closed figure so that it may have the maximum magnetic moment, ठीक है। when it carries the certain current it will expand into, याद रखना कभी भी कोई भी वायर जैसे मान लो रैंडम है, अगर मैं इसे करंट को कैरी करवा दूं लाइक दिस, क्या होगा समझिए बेटा, ये दोनों वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो जिसकी वजह से नाउ दिस विल टेंस टू अ सर्कुलर लूप, करंट यही है। तो हमेशा अगर कोई करंट कैरिंग वायर है उसे फील ही छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा कैसा लूप लेगा, सर्कुलर, बिकॉज ऑफ पता ना इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि दो पैरेलल वायर है सेम डायरेक्शन में तो क्या कहेंगे अट्रैक्ट, और अगर दो पैरेलल वायर है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो रिपल। तो यहां पे देखो तो अपोजिट फेस में अपोजिट हो जाता है, ये भी अपोजिट, तो दोनों रिपेल करके ये एक्सपेंड करके सर्कल बनाता है हमेशा, याद रह जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव विद फ्रीक्वेंसी। तुम्हें पता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, जो कि कितना हो गया 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू में, तो अगर मैं एक्सएल वर्सेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाऊं तो वो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो कौन सा आ गया सी ऑप्शन। कोई डाउट है यहां तक, ठीक। अगला ध्यान दें, E and B represent the electrical magnetic field vector of the electromagnetic wave।
द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। हमेशा ई क्रॉस बी होता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन इन ईएम वेव, याद रखिएगा। ठीक है, आगे ध्यान दो। A square of side L meter lie in the magnetic plane, XY plane में है, where the magnetic field this one। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ वेक्टर की फॉर्म में कितना है बेटा, V वेक्टर इज इक्वल टू B नॉट 2I कैप प्लस में 3J कैप प्लस में 4K कैप, ये दिया हुआ है आपको। where V नॉट इज द कांस्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द वायर। अच्छा ध्यान दो, तुम्हें जो स्क्वायर है वो किस में रखा हुआ है, XY प्लेन में। तो इसका एरिया वेक्टर कितना बनेगा बेटा, इसका स्क्वायर है तो एरिया होगी लेंथ का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, लेंथ का स्क्वायर। और XY प्लेन, अगर ये XY प्लेन में है तो इसका वेक्टर कहां पे बनेगा, डायरेक्शन K कैप में जाएगा। अब मुझे फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स क्या होता है, B डॉट A। डॉट प्रोडक्ट पता है ना कैसे होता है, I के साथ, J के साथ, K के साथ। तो K के साथ देखो तो यहां पे कितना है, 4B नोड की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ बेटा, L स्क्वायर। तो हैगा कोई ऐसा, ठीक है, 4B नोड L वेबर इसकी यूनिट है। कोई डाउट है यहां तक, नो, आगे ध्यान दो। अगला, इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, तो फ्रिंज विड्थ, ध्यान देना। तो पता है फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, ये होता है, यानी कि बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अच्छा, हमेशा याद रखना बिवग्योर, बिवग्योर पता ना, इस साइड में जाते ही वेवलेंथ क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है। अब क्वेश्चन क्या है, रेड लाइट को येलो लाइट इज रिप्लेस बाय रेड, येलो को रेड से रिप्लेस किया है तो वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तुम्हें पता है कि बाय रिप्लेसिंग येलो बाय रेड, लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो वेव फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटा, ए। अगर लैम्डा इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी बढ़ेगी। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज विद फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो पता है कि काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स जो होता है वो एच न्यू माइनस में एच न्यू नोड होता है। तो मैंने ये बताया भी था, ये वाई एक्सिस हो गया, ये स्लॉप हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया माइनस में सी। तो इसका जो ग्राफ जाता है, वाई एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी, तो ये ग्राफ यूं जाता है। ये जो इंटरसेप्ट पॉइंट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा सर, डी ऑप्शन, आंसर डी। कोई डाउट है, हाँ चलिए अब आगे ध्यान दें। आपके पास दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द लिस्ट इज करेक्ट बिटवीन टाइम पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई आर डिवाइड बाई वेलोसिटी होता है, पता है। यानी कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डिवाइड बाई वेलोसिटी। अब तुम्हें ये पता है कि रेडियस जो nth ऑर्बिट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, पता है इस बात का। और वेलोसिटी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है, पता है। जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी ही कम स्पीड होगी क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो तो ये प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू n की क्यूब। याद है जाएगा, ऑप्शन इज सी। ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, वैसे तो ड्राइव किया हुआ है, मैंने शॉर्ट में बताया, याद है जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का बहुत बढ़िया टेस्ट पेपर है ये, ठीक है ना। अगला, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ द टू, तुम्हें पता है रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ न्यूक्लियाई कितना होता है, प्रोपोर्शनल टू देयर मास नंबर की 1/3 है ना। तो यहाँ पे एक का 8 है, दूसरे का 27 की 1/3, तो कितना आएगा बेटा, 2/3। आंसर इज सी। पता है रेडिया ऑफ न्यूक्लियाई का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। नो, अगला ध्यान दो। कोई डाउट है बेटा, आपको दिया हुआ है द आरएमएस करंट इतना दिया हुआ है 50, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बेटा
50 हर्ट्स, और IRMS आपको कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट इतने सेकंड आफ्टर बिकेम जीरो, जीरो के बाद, ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें पता है कि यहां पे जो करंट का फॉर्मूला यूज करते हैं I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लेंगे, या फिर मैं यहां पे बता देता हूं I इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी लेंगे। अब ये आपको चूज करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि दोनों से अलग अलग आंसर आएगा। अब ध्यान दो, ये कहता है कि आफ्टर जीरो करंट जीरो, यानी कि मैं ऐसी वैल्यू देखूंगा जब टी पुट करने पे करंट जीरो, स्टार्टिंग में जैसे क्लॉक ऑन किया जीरो टाइम पे जीरो करंट, क्या यहां पे टाइम जीरो करने पे करंट जीरो होगा? यहां पे अगर मैं टी जीरो करूं तो आई कितना हो गया आई नोट नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से बात नहीं बनेगी। मगर यहां पे अगर मैं कहता एट टी इक्वल टू जीरो तो आई भी कितना हो गया बेटा जीरो, तो मैं मान देता हूं लेट वो टी टाइम है व्हेन टी टाइम, यानी कि यहां पे हमें दिया हुआ है सॉरी टी दिया हुआ है कितना 1/130, तो उस समय करंट कितना होगा यही पूछा है ना। आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा होता है 2 पाई म्यू इंटू में टी। अच्छा आई नोट क्या होता है आई आर एम एस इंटू में √2, ये होता है, याद रखिएगा। और साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा 50 और टाइम है 1/300, 100 कटेगा, ये कितना आ गया √2 इंटू में RMS, RMS कितना 5, और ये देखो तो कितना आ गया साइन π/3 हो गया। साइन π/3 कितना होता है बेटा साइन 60, जो कि कितना होता है √3/2, तो कितना आ गया ये 15/2, साइन 60 होगा ना ये। अच्छा ये 2 था बेटा, ये मैं 3 लिख दिया गलती से, तो ये कितना आ गया 5 √3/2 हो गया, तो कौन सा आ गया बेटा ऑप्शन बी। कोई डाउट है यहां तक? लिखिए, इससे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, अगला आपको दिया हुआ कि एक कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड का इज कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.5 ओम, ठीक है। द अमाउंट ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर प्लेट, ध्यान से सुनना बेटा, इसे मैं सर्किट को दोबारा बना देता हूँ। मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और एक ये कितना है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये एक बैटरी है जो कि कितने वोल्ट की है 2.5 वोल्ट है यहाँ पे, और बस ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो कि कितने 2 ओम का है। समझिए बेटा, क्या यहां से जो करंट जाएगा, क्या करंट यहां पे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक करता है डीसी को। कैपेसिटर क्या करता है बेटा? ब्लॉक। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितना है 0.5। तो ये करंट जाएगा कहां? यहां तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली नीचे से जाएगा यूं, और यूं सर्किट कंप्लीट करेगा। तो अगर मैं इस आई करंट की वैल्यू निकाल लूं तो आई इक्वल टू वोल्टेज कितना है बेटा 2.5, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 प्लस में 0.5, तो कितना आ गया बेटा 2.5 डिवाइड बाई 2.5, जो कि कितना आ गया 1 एम्पियर। अब समझिए आपको क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई। हमें पूछा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इसमें करंट नहीं जाएगा, मगर अगर मैं देखूं सॉरी अगर मैं इस कैपेसिटर में देखूं, ये कितना है 4 माइक्रोफैराड है ना बेटा, समझिए। और नीचे वोल्टेज कितनी है बेटा, अगर मैं इसका वोल्टेज देखूं, क्योंकि पहले में तो सब सेम है, तो इसमें वोल्टेज कितना हो गया I इंटू में R, कितना हो गया I कितना है 1 इंटू में 2, तो ये एक तरह से 2 वोल्ट होगी ना बेटा यहां पे IR। पहले में इसका वोल्टेज हो, इसका वोल्टेज हो या इसका वोल्टेज हो, पहले में से भी वोल्टेज सेम होंगे, यानी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया 2 वोल्ट की बैटरी लग गई, ये मान लो। अब करंट तो फ्लो करेगा नहीं, बट चार्ज तो फ्लो करेगा ना, और कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर्ड होगा, चार्ज जब फ्लो होगा, मैक्सिमम चार्ज जब आएगा तो करंट कितना होता है 0। तो क्या ये कोई वोल्टेज ड्रॉप करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं है। तो अब इसका जो चार्ज होगा देखो तो CV,
टोटल कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड का है और इसमें वोल्टेज कितनी है 2, तो आंसर कितना आ गया 8 माइक्रोफैराड। बढ़िया क्वेश्चन है, सॉरी कूलम चार्ज है। देखो क्या है एक्चुअली 2.5 में से 0.5 का यहां पे आप अगर यहां से भी वोल्टेज निकालोगे तो इसका वोल्टेज कितना है आप निकालेंगे किससे वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज से निकालेंगे इसका, क्योंकि करंट कह देंगे। और ये क्या कर रहा है डिस्चार्ज कर रहा है, तो वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा ई माइनस में आई आर। ई कितना है 2.5, आई कितना निकाला आपने 1 और इसका रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो देखो तो ये भी तो 2 वोल्ट आ गया। तो मैंने बताया ना चाहे मैं यहां से निकालू वोल्टेज चाहे मैं यहां से निकालू वो पैरेलल में सभी का इक्वल ही पाएगा। तो नीचे से निकालना ज्यादा आसान है, आई आर है सीधा, एक करंट एक रेजिस्टेंस आई आर लगा दिया। ये वाला मैंने बताया बेटा इसमें करंट नहीं जाएगा, मगर ये जो बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस तो लग गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस लग गया। वी वोल्टेज है इसके अक्रॉस लगा हुआ है, चार्ज है, तो यानी कि कैपेसिटेंस है तो चार्ज इक्वल टू कितना हो जाएगा सीबी हो जाएगा। अब मैंने ये बताया कि ये पूरा का पूरा 2 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा ना कि रेजिस्टेंस। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो उसमें कोई करंट नहीं होगा। अगर करंट नहीं हुआ तो इसका क्या आई इसमें कितना हो गया 0 हो गया, तो 0 इंटू में आर कितना हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पे कोई कंज्यूम नहीं होगा, पूरा पूरा 2 वोल्ट इस कैपेसिटेंस पे लग जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने थ्योरी पार्ट में करवा रखे हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए आगे ध्यान दें। आपको दिया हुआ है ठीक है 2 स्टेटमेंट है असोसिएशन रीजन है। पहला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन डॉपिंग विद पेंटावैलेंट। ठीक है, पेंटावैलेंट का अगर हम डॉपिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इंक्रीज करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, पता है ना, क्योंकि पेंटावैलेंट की डॉपिंग करने पे हम इलेक्ट्रॉन्स की डॉपिंग करते हैं। चार्ज कैरियर बढ़ गए तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये ट्रू है। अब पेंटावैलेंट एटम कैन इजीली डोनेट्स इलेक्ट्रॉन ड्यू टू देयर लेस आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल सही बात, ये तो बात है। जब मैं पेंटावैलेंट की डॉपिंग करूंगा तो वो अपने पास एक डोपेंट इलेक्ट्रॉन लेके आएगा जो कि इजीली डोनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिव चार्ज कैरियर बढ़ जाएगा। तो ये भी ट्रू है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आंसर ए। ये चीज हम पढ़ते हैं। कोई डाउट है यहां तक? ना अगला ध्यान दें। आपको दिया हुआ है द विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन ट्वाइस 2 टाइम्स एज कंपेयर टू अदर। होता ही है बीटा सी इक्वल टू कितना होता है 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए, और ये क्या होता है अदर का होता है, तो डबल होता है। एकदम ट्रू बात है, असर्शन ठीक है। ठीक है, रीजन द डिफ्रैक्शन इज सुपरपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ वेव ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सिंगल स्लिट। एकदम ठीक है ये भी बात। तुम्हें मैंने याद हो तो बताया था कि मान लो एक स्लिट है, यहाँ पे एक वेव फ्रंट बनी, इस पे लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, उससे कंटिन्यूअस लाइट एमिट होती है, उनके सुपरपोजिशन से क्या बनता है भैया डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखाई देता है। ये बात भी ठीक है एकदम, मगर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका डबल तो पता है पार्ट डिफरेंस की वजह से आया था, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर दोनों स्टेटमेंट एकदम ठीक है, आंसर भी। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे ध्यान दो। अगला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन 1 सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। एकदम ठीक बात कह रहा है। तुम्हें पता है कि किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर कोई रेडिएशन फॉल होता है तो ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे यानी कि इंटेंसिटी जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना, एकदम ट्रू है। रीजन हायर द नंबर ऑफ फोटोन कैन टारगेट द हायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम बात वही मैंने अभी समझाई है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितने ज्यादा फोटोन्स फॉल होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो अपना एक्सप्लेनेशन और इसका एक्सप्लेनेशन सेम है, तो दोनों ट्रू है और करेक्ट आंसर है, तो आंसर इज ए। कोई डाउट है यहां तक? कोई डाउट है? ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन 18 क्वेश्चन थे, ठीक ना। असोसिएशन थ्योरी पार्ट अपना मजबूत होगा तो बढ़िया बात से हो जाएगा, आंसर भी पता होना चाहिए आपको ना। अगला ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 19 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड
आर अलोंग y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। रिप्रेजेंट करना है बस, यानी कि जस्ट ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे तो आपके पास पता है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z। y एक्सिस के अलोंग क्या है बेटा आपके पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है, ये आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एग्जाम में आप दो पेन यूज करते ही है, ब्लू और ब्लैक, तो इस टाइप के डायग्राम में ज़्यादा अच्छे काम करते हैं वो। इस वाली एक्सिस का वर्ड क्या है भैया आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब रिप्रेजेंट्स करने का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता चलता, हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर भी आप और अच्छा चाहो तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में बेटा? y एक्सिस में। कितना होगा? E नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा VT माइनस x, बिकॉज वेव इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस के लिए माइनस x लगाते हैं, ठीक है ना। इनिशियल फेस हमने यहाँ पे जीरो माना हुआ है क्योंकि जीरो टाइम पे जीरो है, तो इनिशियल फेस में लेंगे। एंड बी कौन सी एक्सिस में बेटा? z, तो बी जेड इजिकल टू कितना हो गया? बी नॉट साइन, सेम फेस होता है पता है ना, 2 पाई बाई लैम्डा VT माइनस x। आप इस फॉर्म में से लिखेंगे, चाहो तो इसके लिए j कैप लगा दो, इसके लिए k कैप लगा दो। दोनों का इनिशियल फेस मैंने जीरो लिया हुआ है और दोनों सेम फेस में होंगे। एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि E नॉट बाई बी नॉट क्या होगा यहाँ पे? c, स्पीड ऑफ लाइट। बस इतनी चीज़ें लिख दीजिए, क्योंकि क्लियर कट ये नहीं कहता कि डायग्राम बनाना है या कोई क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा, तो आप एक्सप्रेस भी कर दो, रिलेशन भी बता दो, डायग्राम भी बना दो। 2 नंबर में इनफ है, ठीक है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 वायर ऑफ सेम लेंथ are sapped into square of side कितना दिया हुआ? A and a circle of radius R। सेम लेंथ है, ध्यान से सुना बेटा, सेम लेंथ है, मान लो L लेंथ है। एक बार तो मैंने इसके क्या बना दिया? स्क्वायर। उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? तुम्हें पता है कि स्क्वायर का पैरीमीटर हो गया 4A और वो कितनी होगी? L। तो यहाँ पे A कितना हो गया बेटा? L/4 इन स्क्वायर में। और दूसरे केस में हमने क्या बना दिया उसका? सर्कल। इन सर्कल में आप देखो तो L लेंथ यहाँ पे हमने सर्कल बना दी ना, तो ऑब्वियसली इसका 2 पाई आर रेडियस, सर्कमफ्रेंस कितना होगा? L। तो यहाँ से रेडियस निकालो तो कितना आएगा बेटा? L/2 पाई। अब एज पर क्वेश्चन हमें क्या निकालना है बेटा? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M1 M2। M1 है, पहले स्क्वायर की बात कर रहा है, पहले क्या है? स्क्वायर, यानी कि दूसरा क्या है? सर्कल। अब ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है? NIA। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। I क्या होता है? करंट। A क्या होता है? एरिया ऑफ लूप, उस लूप का एरिया जिस लूप की बात करते हैं। अब दोनों को एक एक टर्न में कन्वर्ट किया, ज्यादा भी नहीं है। तो एक टर्न किया, नंबर ऑफ टर्न्स 1, स्क्वायर में करंट कितना? I, एरिया कितना हो गया? A स्क्वायर रेशो। सर्कल में भी नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट I है, मगर इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r मैंने यहाँ पे माना हुआ है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं रेशो देखूँ तो I से I कट गया क्योंकि सेम करंट है, कैरी सेम करंट, तो कितना आ गया? A स्क्वायर डिवाइड बाई, बस हाँ पाई भी आएगा, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब A कितना है यहाँ पे? L स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है ना। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा बेटा? L स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर।
4 पाई स्क्वायर। नाउ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, तो आपके पास एक पाई से पाई कट गया, तो 4 पाई रेशो 16 आ जाएगा, जो कि कितना आ गया बेटा, फाइनल आंसर दो। दिस इज पाई रेशो 4, ये आंसर आ गया आपके पास। कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद रखना। इसी तरह का एक मैग्नेटिक फील्ड का भी रेशो बताया हुआ है मैंने, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर में कितनी होगी, उसमें कितनी होगी, उसके आने के कम चांसेस है वैसे इस बार, क्योंकि स्ट्रेट वायर वाला एक्सप्रेशन हटा दिया सिलेबस से, ठीक है ना। आगे ध्यान दो। कंसिडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन इन ईच इज इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। So the electron in each atom is in excited state. It is possible for the electron to have the different energy but same orbital angular momentum according to Bose model. क्या ऐसा पॉसिबल है? ध्यान दो क्या है, समझिए मेरी बात। कंसिडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम है, 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रॉन इन ईच एटम इन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक ये हाइड्रोजन एटम है Ze, न्यूक्लियस हो गया है ना, इसका ये न्यूक्लियस हो गया हाइड्रोजन एटम। एक में मान लो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे, दूसरे में पता नहीं कहाँ पे, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। तो अब क्वेश्चन में से पूछा है, इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन टू हैव डिफरेंट एनर्जी। तो पता है कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट कितना होता है बेटा, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, बट हैव डिफरेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr इक्वल टू कितना होता है, nh/2π। अब ये कह रहा है कि भाई इसकी एनर्जी अलग हो, दोनों की एनर्जी से अलग हो, मगर ऑर्बिटल मोमेंटम सेम हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि बोथ डिपेंड ऑन n। n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब जाके ऐसा सेम होगा। अगर n डिफरेंट है तो क्या ये सेम होगा? तो आंसर इज नो। पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट का आंसर इज नो, एज फॉर सेम एंगुलर मोमेंटम n should be सेम, n सेम होना चाहिए, जबकि इसने पहले कह दिया कि वो डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। नो, आगे जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफिकेशन के लिए यही हमने बता दिया, सिंस तुम्हें पता है कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट कितना है, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एंगुलर मोमेंटम जो है mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो बोथ डिपेंड्स ऑन एट, बोथ डिपेंड्स ऑन n। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि नंबर ऑफ सेल, किस सेल में वो इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम नंबर। कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब आगे ध्यान दो। Explain how does the photoelectric current and kinetic energy of photoelectron emitted photocell vary if the frequency of incident radiation is doubled but keeping intensity constant। ध्यान दो, पहला photoelectric current do not change, है ना, photoelectric current do not change, ठीक है, ठीक है, बस रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, ये बोला हुआ एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेन बोला हुआ है, डू नॉट चेंज एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट सेकेंड पार्ट में काइनेटिक एनर्जी बिकेम, सीख गए, बिकेम मोर देन डबल। ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल होने पे डबल होगा, बट डबल नहीं होता, मोर देन डबल होता है। द काइनेटिक एनर्जी बिकेम मोर देन डबल।
मोर देन डबल, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल होता है, ठीक है। अब ग्राफ अगर मैं देखूं पता होना चाहिए, सिंस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट, तो इस फैक्टर की वजह से मोर देन डबल, ये तो डबल दिखाई रहा है कि डबल तो होगा ही होगा। चलिए अब ध्यान दो, ग्राफ अगर मैं देखूं, पहले फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज फ्रीक्वेंसी कैसे जाएगा, इंडिपेंडेंट का नहीं, बिफोर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो होगा ही नहीं, तो यहां तक तो ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, जीरो, है ना। देन सडनली राइज करके कांस्टेंट, भूल जाते हो इन चीजों को तुम बार बार, पहले केस में। दूसरे में काइनेटिक एनर्जी वर्सेज फ्रीक्वेंसी, ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां से स्ट्रेट नेगेटिव जाता नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फिर भी बुक में बना होता है तो आप डॉटेड दिखा सकते हैं, बस डॉटेड, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसी वजह से ऊपर ऊपर, ठीक है ना। आगे ध्यान दें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AC ऑफ ए ग्लास प्रिज्म ABC ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इतना ध्यान देना चाहिए बेटा। ये एक राइट एंगल दिया हुआ है मुझे, मैं इस डायग्राम को दोबारा बना दूं, जैसे ध्यान से देखना बस, ये राइट एंगल है, ये 60 डिग्री है, एक रे नॉर्मली फॉल कर दी है, किस वे में, नॉर्मल, तो जो नॉर्मल रे होती है वो पता है ना सीधी चली आती है बिना किसी बेंडिंग के। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये अगर 60 तो ये 30, तो ये 60 का हो गया, ये 30 का, तो ये वाला कितने का हो गया बेटा, 30 का, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना है हेयर, इंसिडेंट एंगल कितना है बेटा 30, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ बेटा √3। तो हाउ इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस चेंज, क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमर्जेंट। तुम्हें पता है यहां पे फॉर द फेस नाम दे दो A से B C, तो देयरफॉर फॉर फेस कौन सा बेटा AB के लिए, तुम्हें पता है ये यूं एमर्ज करेगा, है ना भाई, डेंसर टू रेयर जा रहा है तो बैंड हो जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये हो गया इमर्जेंट एंगल फॉर फेस। इसके लिए अगर मैं देखूं तो I तो कितना है 30 है, मगर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो E है, E क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साइन I बाई साइन R कितना E है, मगर ध्यान से सुनना बेटा, किसमें क्या है, ये म्यू ऑफ एयर डिवाइड बाई म्यू ऑफ प्रिज्म से। अब एयर का तो 1, प्रिज्म का कितना दिया हुआ है √3, और ये कितना आ गया साइन 30 डिवाइड बाई साइन E इज इक्वल टू 1/√3। कोई डाउट है यहाँ तक? नाउ यहाँ पे सॉल्व कर दो मैं, तो साइन E इज इक्वल टू कितना हो गया 1/√3 इंटू में साइन 30 जो कि कितना हो गया 1/2, है ना। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा साइन इनवर्स 1/2√3। आंसर अब अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहां तक का कर दिया पार्ट। अब इसमें आगे भी फिजिक्स के क्वेश्चंस में ये जो देख लेना कितने पार्ट्स में आंसर दिया हुआ है, कहीं आप यहीं पे वही निकाल दिया बैठ गए, नहीं, ये कैलकुलेट से लेके आपने यहां तक का पार्ट देखा है बस। आगे क्या पूछा, हाउ विल द एंगल ऑफ इमर्जेंट चेंज क्वालिटेटिवली इफ द रे ऑफ लाइट emerge from the prism into a liquid of refractive index 1.3 instead of air। ध्यान दो यहां पे मैंने एयर का कंसेप्ट यूज किया है ना। नाउ अगर मैं फॉर लिक्विड की बात करता हूं इसी में, तो ध्यान से देखना, ठीक है, यहां से अलग क्वेश्चन है ये। अगर मैं फॉर लिक्विड की बात करता हूं, फॉर लिक्विड की, तो उस केस में साइन यानी कि इंसिडेंट वही 30 का है डिवाइड बाई साइन E। ध्यान से देखना बेटा कुछ अलग होने वाला है। दिस इज म्यू ऑफ
लिक्विड आ जाएगा डिवाइड बाई म्यू ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। लिक्विड का कितना दिया हुआ है बेटा 1.3, प्रिज्म का कितना है √3। तो यहां से अगर मैं निकालूं, ध्यान से बस साइन कितना E इजिकल टू, ये यहां पे जाएगा √3 ऊपर आएगा। शायद मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है ना, हाँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे गलत है जैसा, ये उस पे लिखा गया है। चलिए यहाँ पे कितना आएगा √3/2, तो अब निकल जाएगा √3/2। तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई, ये किसकी वैल्यू होती है साइन 60 की ना, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज वो गलती हो जाता। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूँ तो ये कितना होगा √3 यहाँ पे जाएगा बेटा डिवाइड बाई 1.3 इंटू में साइन 60 कितना हो गया 1/sin 30 1/2, यही आएगा ना पक्का। पहले बताइए क्या ये लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, ये क्वांटिटी देखो ये हो गया 1.7 डिवाइड बाई 2 और ये 1.3, तो ऑब्वियसली लेस देन 1 है, यानी कि एडजस्ट कर रहा है, ये भी देखना होता है। अगर मान लो ये मोर देन 1 होता ना तो होता क्या समझिए, तो ये यहां से TIR शो कर देता, मतलब कोई भी रे बाहर जा ही नहीं रही, क्योंकि साइन मोर देन 1 तो होता ही नहीं। इट मीन जो हम निकाल रहे हैं इमर्जेंट एंगल वो निकलेगा ही नहीं, वो निकलेगा ही नहीं, मतलब बाहर जा ही नहीं रहा, बाहर नहीं जा रहा, इट मीन्स कि वो TIR शो करेगा। खैर ये TIR शो नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा उसकी वजह, क्योंकि इसका जो है 1.7 है और ये कितना है 1.3 है। TIR के लिए क्या होता, अच्छा ठीक है कर सकता था वो 2 मिनट कर सकता था, क्योंकि डेंसिटी रेयर जा रही थी, TIR शो कर सकता था, मगर किया नहीं बिकॉज दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो अब मेरे पास देखो तो E की वैल्यू कितनी होगी साइन इनवर्स, बोलिए बेटा √3 डिवाइड बाई 2.6, ये आ जाएगा। कोई डाउट है? हाँ अगर वो इक्वल टू 1 होता 90 तो वो अलोंग द सरफेस ग्रेज करता है, इसे कहते हैं ग्रेजिंग अलोंग द सरफेस, तो अलोंग द सरफेस मूव करता। ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, लेस देन 1 मोर देन 1 और इक्वल टू 1। लेस देन 1 में इट मीन्स रिफ्रैक्शन हो रहा है, ग्रेटर देन मतलब रिफ्रैक्टिव एंगल ही नहीं है, मतलब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा, इट मीन्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इनसाइड द मीडियम तो TIR की कंडीशन हो गया। इक्वल टू 1 तो मतलब वो अलोंग द सरफेस रिफ्रैक्ट कर रहा है sin 90, ठीक है, क्रिटिकल एंगल है यानी कि वो। खैर इसका आंसर इतना ही होगा। कोई डाउट है? सर ऐसा कोई एंगल है कि जिसमें मतलब कि हमें ये पता हो कि ये ग्रेजिंग नहीं करेगा सरफेस पे? नहीं मैंने भी बताया ना, आइदर लेस देन 1 मोर देन 1 या इक्वल टू 1, इन तीनों के अलावा तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। नहीं मतलब कि ऐसा कोई इंसिडेंस एंगल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ग्रेजिंग नहीं कर रहा है? देखो क्या है, ग्रेजिंग के लिए आप इंसिडेंट एंगल पूछ रहे हैं, वो क्रिटिकल एंगल होता है, और क्रिटिकल एंगल कितना हो गया साइन इनवर्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, हर एक का कुछ ना कुछ क्रिटिकल एंगल होता है, हर एक का होता है, ठीक है। जैसे ग्लास प्रिज्म के हमने 42 निकाला था, डायमंड का हमने 24 निकाला था, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सभी का होता है। इक्विलेटर ट्रायंगल का भी होगा प्रिज्म में, ठीक है। हाँ जी उतार लो, लिखिए। तो अब फाइनल आंसर क्या दोगे? हाउ पूछा है वो, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? ये क्वांटिटी से पहले 2 डिवाइड बाई √3/2 था, अब ये और ज़्यादा छोटा हो गया ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो डिक्रीज हो गया, तो देयरफॉर एमर्जेंट एंगल डिक्रीज। अगर इंक्रीज और डिक्रीज में देते ना, हम सीधा यहाँ पे भी बता सकते थे, ध्यान दें। जो एमर्जेंट एंगल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम हो गया, पहले एयर था अब वाटर कर दिया तो रिफ्रैक्टिव यानी कि एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो ई घट गया, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। बट मुझे ये दिमाग में था कि कहीं TIR तो सो नहीं गएगा, उसके लिए मैंने ये पूरा सॉल्व किया है। अदरवाइज आंसर तो हम यहाँ पे भी दे सकते थे कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम है, ठीक है। मीडियम के देखो ना, ई यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे ऊपर
तो इन्वर्सली प्रपोज से ये बढ़ा तो ये घटेगा। आंसर देना आसान था, बट मुझे ये शो करना था कि वेदर इट इज शोइंग TIR और नॉट। ठीक है, लिखिए इसे। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। What is mean by the depletion region in the PN junction diode? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसे तो याद कर लो जितना अच्छा हो। पता ना कैसे बनता है भाई। यहाँ पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे P टाइप है, यहाँ पे N टाइप से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, होल मूव करता है N से, होल मूव करता है P to N, और लिविंग क्या, इमोबाइल, इमोबाइल नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन मतलब यहाँ पे नेगेटिव आयन छोड़ देगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा N to P, तो अपने पीछे वो इमोबाइल पॉजिटिव आयन छोड़ देगा, और ये प्रोसेस होता जाएगा डिफ्यूजन, जिसकी वजह से ये डिप्लीशन रीजन बनता जाएगा। क्यों कहते हैं इसे डिप्लीशन रीजन? क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी की कमी आ जाती है। होल यहाँ पे मूव करके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो मेजॉरिटी डेप्लीट हो गए, मतलब घट गए, इसी वजह से इसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और ये जो रीजन ऑफ इमोबाइल आयंस बना है, इसी को क्या बोलेंगे हम? डिप्लीशन रीजन। इसकी डेफिनेशन याद कर लो बेटा, हर एक टेस्ट में आया ये ऑलमोस्ट। ठीक ना, एक बार लिखवा चुका हूँ तो इन्हें याद कर लेना। ठीक ना, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। द अदर सर्किट डायग्राम शोइंग द बाइसिंग ऑफ LED। LED भी कई बार, क्योंकि इस बार CBSE बोर्ड के में आ गया तो LED के बारे में भी क्वेश्चन है। सर्किट डायग्राम फॉर LED। LED के लिए आपको मैंने बताया भी हुआ है पहले भी, हमेशा फॉरवर्ड वाइस में लगेगा। एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं बस। ठीक है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड्स। तुम्हें पता है कि पहला वेवलेंथ डिपेंड होती है, तुम्हें पता है कि एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडियस निकलती है hν, और hν को SC/λ। तो वेवलेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर गया? एनर्जी गैप के ऊपर। ठीक ना, तो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर बेटा? डिपेंड्स ऑन एनर्जी गैप यूज फॉर मेकिंग एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज फॉर मेकिंग क्या? LED। तो मैं पता है ना, वैसे तो LED वाला फिनोमेनन हर एक डायोड में होता है। LED की खासियत क्या होती है कि एनर्जी गैप हम कितना देते हैं? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस रेंज में जब वो रेडिएशन निकालता है तो वो 700 से 400 नैनोमीटर के बीच में होती है, जो कि विजुअल में आ जाती है। इसी वजह से वो लाइट हमें दिखाई देती है। वैसे ये वाला प्रोसेस सभी में होता है। ठीक है ना। नाउ दूसरा, इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बाइसिंग के ऊपर, फॉरवर्ड बाइसिंग पे। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? डिपेंड्स ऑन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखना, इंटेंसिटी ना फॉरवर्ड वाइस के अकॉर्डिंग एक बार बढ़ती है, एक बार घटती भी है। जो उससे ज़्यादा फॉरवर्ड वाइस भी लगाते हैं, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। हम वही वोल्टेज यूज करते हैं। जब उससे ज़्यादा अगर आपने लगा दिया तो वो तब भी तुम देखो तो उसकी डिम लाइट हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी एकदम से। ठीक है, याद आ जाएगा, याद रखिए इसे। ठीक है। In a single slit diffraction experiment, the width of slit increases. It increase how well? ध्यान दो, हमने क्या कर दिया? width of slit। तुम्हें पता है सिंगल स्लिट में ये होती है width स्लिट की। अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे? here a को मैंने बढ़ा दिया। then size of central fringe, then तुम्हें पता है कि सेंट्रल फ्रिंज का वेवलेंथ कितना होता है? 2 लैम्डा d by a। तो therefore सेंट्रल फ्रिंज विड्थ क्या होगी? सेंट्रल फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज। ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में इसकी इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई बताएगा इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। समझिए, ज़्यादा विड्थ मतलब ज़्यादा लाइट यहाँ से पास हो रही है, तो ज़्यादा इंटेंसिटी।
कम विथ मतलब कम लाइट जा रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम। तो पता होना चाहिए इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू विथ है, तो देयरफॉर इट्स इंटेंसिटी क्या होगी, नहीं हाँ ठीक है, हमने इसे इंक्रीज किया, देयरफॉर इट्स इंटेंसिटी इंक्रीज। कोई डाउट है, याद है जाएगा ना। आगे ध्यान दो, वैसे तो विथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, पता है ना, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, विथ बढ़ गया, वहाँ पे देखोगे विथ बढ़ गया तो ये एरिया भी तो बढ़ गया ना, और इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया होती है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर एरिया बढ़ गया तो इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यानी कि एरिया बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इसकी एरिया क्या होगा आर स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल टू विथ का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज, तुम्हें पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये 10 सेंटीमीटर साइज है, इसके ऊपर रखा गया 5 सेंटीमीटर पर। तो तुम्हें पता है कि यहां पे आप कंस्ट्रक्ट करते हैं हमेशा ताकि ये क्या बन जाए बेटा, क्यूब बन जाए, और क्यूब का टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब अगर मैं देखूं, टोटल फ्लक्स ऑफ क्यूब क्या बनेगा बेटा, क्यूब का फ्लक्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन फाई टोटल, मगर मुझे देयरफॉर फ्लक्स ऑफ ईच फेस, ये तो 6 फेस का निकला है ना, पता है क्यूब में 1 2 3 4 5वां सामने वाला, बैक 6वां पीछे वाला, तो देयरफॉर फ्लक्स ऑफ ईच फेस निकालो, फ्लक्स ऑफ ईच फेस, और ईच फेस ही क्या होगा, फ्लक्स ऑफ प्लेट होगा इसका, है ना, फ्लक्स ऑफ प्लेट का निकालो तो कितना होगा, ये टोटल को, क्योंकि ये 6 फेसेज का, तो एक फेस का 6 से डिवाइड कर दूं मैं, तो अब आंसर निकालो तो कितना हो गया, ये क्यू बाय 6 एप्सिलॉन, वैल्यू देख लो, क्योंकि वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो डिवाइड बाई 6 इंटू में एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, इतनी क्या आएगा यूनिट, पता है ना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। निकालिए वो कितना आएगा, निकालिए, ये निकालना था मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू, क्या है अभी बोलो, 0.000 इंटू 10 की पावर 6, या फिर आप इसे लिख सकते हैं, कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट 0.1 लिखिए इंटू 10 की पावर कितना बेटा 4, इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कोई डाउट है, ठीक है, आगे ध्यान दो, आपको दिया हुआ है स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या प्रिंसिपल है इसका, ठीक है, स्टेट द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर 26 का ए पार्ट। पता है इसका प्रिंसिपल क्या है, कोई बताएगा? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल experience a torque in uniform magnetic field। क्या है? It is based on the fact that a current carrying coil experience क्या बेटा? Experience a torque inside a uniform magnetic field। ये इसका प्रिंसिपल है, ये याद रखना कि एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस करता है टॉर्क इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैंने बताया था फोर्स कितना लगता है इस पे, 0, ठीक है, याद रखना। दूसरा बी पार्ट में, गिव 2 रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट as such be used to measure the value of current in a given circuit।
क्यों यूज नहीं करते सर्किट में करंट? हालांकि तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, मगर यूज नहीं करते एज ए करंट मेजरिंग के लिए। क्यों नहीं करते? वजह क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, एम्पियर्स में करंट को ये मेजर ही नहीं कर सकता। बताओ चाहिए because of its large sensitivity, it can detect even a small current। ठीक है? So its divisions, इसमें हम जो डिविजन्स बनाते हैं इज नॉट इनफ टू मेजर करंट, क्योंकि हम यहाँ इसका मेन पर्पज क्या है? डिटेक्टिंग का। तो डिटेक्टिंग के लिए इसे ज़्यादा सेंसिटिव बनाया जाता है, यानी कि स्मॉल से छोटे करंट के लिए भी ज़्यादा डिफ्लेक्शंस हो गई थी। अब समझो, अगर मान लो मुझे इसे करंट मेजर करना 1 एम्पियर, तो उसके लिए तो उसकी रेंज ही आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा? वो आउट ऑफ रेंज, क्योंकि या तो मैं इसे सेंसिटिव ना बनाऊँ ज़्यादा, फिर मैं शंट लगा दूँ ताकि ज़्यादा करंट इसमें से ना जाए, बाकी शंट में से निकल जाए, तो उस समय ये एज ए एमीटर की तरह काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को मेजर कर लेगा। ठीक है, ये काम होता है बस। नो, सेकंड सी पार्ट में ध्यान दो। डिफाइन द टर्म वोल्टेज सेंसिटिविटी। कोई बताएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? वोल्टेज sensitivity, it is defined as number of deflections shown per unit potential difference applied across the galvanometer। क्या है बताया मैंने? It is defined as the number of deflections shown per unit potential difference applied across galvanometer। दैट इज मैंने क्या बताया? जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है बेटा, वो नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट वी होता है, और ये कितना होता है? आई आर, और ये क्या हो गया तुम्हें पता है? आई बाई ये कितना होता है? एन ए बी डिवाइड बाई के इंटू में आ, ये हो जाता है ना। इसके बाद अगला क्या डेफिनेशन पूछी गई है? करंट सेंसिटिविटी ना। करंट सेंसिटिविटी इसी तरह से इट इज डिफाइंड एज क्या बेटा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ deflection shown per unit क्या बेटा? per unit current flow। करंट फ्लो करता है, वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है। per unit current flowing in galvanometer, अक्रॉस नहीं होता, in galvanometer। चलिए, तो दे ऑल्सो पता होना चाहिए जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या होता है? नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन शोन पर यूनिट करंट, जो कि निकालोगे तो कितना आएगा? एन ए बी डिवाइड बाई के आएगा। आप ये वाला फॉर्मूला ना भी बताए, बस थीटा बाई बी भी बता दें बस। ठीक है, कोई डाउट है? डिफाइन करना है, जस्ट कुछ नहीं करना। हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये डेफिनेशन टिप्स पे याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि डिफाइन भी करने के क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े। एक रेक्टेंगुलर लूप है विच आर इनिशियली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में है। ठीक है, यूनिफॉर्म और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड है। देखो दो चीजें हो सकती है, या यूनिफॉर्म हो, अच्छा टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मैं डिपेंडेंट पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यूनिफॉर्म टाइम डिपेंडेंट कभी नहीं होगी, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना। तो ये इंडिपेंडेंट है, इज पुल्ड आउट विद द velocity v as shown in the figure
स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट एंड पावर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये छोटा करना पड़ेगा, जगह मेरे पास कम है। ठीक है, दिखाई दे रहा है इतने में? ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि ये फील्ड है, यहां तक इस पोच को एक लूप को बाहर की ओर खींचा गया है। तुम्हें पता है कि पहला वेरिएशन ऑफ फ्लक्स देखेंगे हम, फ्लक्स वर्सेस टाइम। क्या यहां तक फ्लक्स चेंज होगा? नहीं, क्योंकि जब तक वो मूव कर रहा है उतने ही एरिया, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चेंज नहीं। मगर जैसे ही ये टाइम जाएगा यहाँ का, तो अब ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा बेटा, बाहर निकलेगा तो घटेगा। ये फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, याद दीजिएगा। दूसरा, पहला था फ्लक्स, दूसरा इंड्यूस्ड करंट। अब तुम्हें पता है कि जब तक फ्लक्स कांस्टेंट है बेटा, क्या इंड्यूस्ड करंट होगा? नहीं होगा। तो अगर मैं इंड्यूस्ड करंट देखूं तो यहां तक क्या आएगा? जीरो। कहां तक? इस जगह तक जीरो आएगा। मगर यहां पे स्लॉप घट रहा है। तुम्हें पता है कि एक्चुअली जो आई होता है वो होता है E बाई आर, और E कितना हो गया? माइनस का d∅/dt डिवाइडेड बाई आर। तो तुम देखो तो ये नेगेटिव स्लॉप हो जाएगा, यानी कि इसका ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। तो ये ग्राफ इतने टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, जब तक ये कांस्टेंट। और प्लस का आएगा, प्लस का पता है ना क्यों? क्योंकि d∅/dt ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसकी अगर मैं वैल्यू देखूं तो तुम्हें पता है ये जो वैल्यू आएगी आपके पास यहाँ पे, ये जो होगा वो करंट वोल्टेज डिवाइड बाय, वोल्टेज कितना होगा? BLV डिवाइडेड बाय R, ये होगा। अब तीसरा क्या पूछा हुआ? पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन में पता है ना, I² R हो जाता है पावर, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो सेम वे में जाएगा जैसे I का ग्राफ है, जैसा I का ग्राफ है वैसे ही जाएगा, यहाँ तक जीरो रहेगा, फिर सडनली बढ़ेगा। पता है यहाँ पे जो पावर होगा वो क्या होगा? I² R इस जगह पे। और ये I² कितना हो गया बेटा? B² L² V² डिवाइड बाई R² इंटू में R, तो R ये बचेगा बस, तो ये पावर आ जाएगा। कोई डाउट है? तीनों ग्राफ हमने बना दिए, ठीक है। ये तीनों ग्राफ हो गए बिट टाइम के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या निकालना है? इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, अगर सर्कुलर लूप इज पुल्ड आउट, विल यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट? तो आंसर इज नो। बी का आंसर क्या आएगा? नो। बताओ इसकी एज, ओहो स्केच करना वेरिएशन, ठीक है, नो। जस्टिफाई योर आंसर। बताओ इसकी एज इन सर्कुलर लूप फ्लक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली चेंज, है ना, नॉट यूनिफॉर्मली चेंज। और इसका जो ग्राफ है आएगा, ध्यान दो, रेक्टेंगल में तो सीधा सीधा गया था, है ना, हमने क्या रेक्टेंगल में क्या देखा था? स्ट्रेट लाइन देखा था, फ्लक्स वर्सेस टाइम का। यहां तक तो जीरो रहेगा जब तक फील्ड है, फिर इसके बाद सही मैक्सिमम होगा, सही फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मगर जैसे वो फील्ड से बाहर आएगा, ध्यान देना बेटा, यूं आ रहा है, पहले कम एरिया आया तो यानी कि पहले ज्यादा फ्लक्स था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो यानी कि इस वे में कम हुआ, यूनिफॉर्मली कम नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? यूनिफॉर्मली कम नहीं हो रहा, एक लिमिट के बाद बहुत कम बचेगा अंदर, तो इस वे में जाएगा। कोई डाउट है? ये ग्राफ बनाना है आपको, याद है जाएगा इस ग्राफ को। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया था, वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। टू आइडेंटिकल लूप, one of copper, other of aluminum, rotating the same speed in a uniform magnetic field acting normal to the plane of the paper. Sketch the region of the coil. Sketch with the region. So straight with the region which coil induced current, induced EMF will move. तो तुम्हें पता है induced EMF जो होगा पहले केस में, induced
EMF E इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, क्योंकि रोटेट कर रहा है दोनों के दोनों, एन बी ए ओमेगा, यही होगा, ठीक है। तो पता होना चाहिए इंड्यूस EMF का ये फॉर्मूला होता है इंटू में साइन, ये मैक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, रेजिस्टेंस पे, इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस और नेचर ऑफ वायर ऑफ लूप। भाई नंबर ऑफ टर्न्स बी सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, तो देयरफॉर E इज सेम, EMF इज सेम फॉर बोथ, बोथ के लिए EMF क्या होगा, सेम होगा। बट सेकंड केस में अब तो पता है I इज इक्वल टू कितना होगा, E बाई आर, और रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज मोर देन रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, कॉपर, है ना। तो देयरफॉर करंट इन कॉपर लूप इज मोर देन करंट इन एल्यूमिनियम लूप। याद है जाएगा, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, याद है जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दें, a switch LCR circuit connected to an AC source whose frequency is less than the resonating frequency, switch LCR circuit है। देखो तुम्हें पता है कि हमने इसका ग्राफ ये बनाया था करंट वेरिएशन वर्सेज फ्रीक्वेंसी का, ये फ्रीक्वेंसी थी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मैं कहता हूँ कि एक फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, देन उस केस में XC ज़्यादा आया था एच कंपेयर टू XL, तो मतलब कैपेसिटिव। तो विच वन ऑफ यू इंक्रीज टू इंक्रीज द पावर फैक्टर, ध्यान दो, XC ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, व्हाट इट मीन्स, लेस है ना, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई ओमेगा C इज मोर देन 1 बाई इज मोर देन ओमेगा L, है ना। तो टू इंक्रीज द इम्प्रूव पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे ये L को बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये बढ़ के इसके इक्वल हो जाए, है ना। तो देयरफॉर वी शुड इंक्रीज इंडक्टर, वैल्यू ऑफ इंडक्टर such that XL किसके इक्वल हो जाए भाई, XC के, एंड पावर फैक्टर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। पावर फैक्टर मैक्सिमम रेजोनेंस पे होता है, गेट मैक्सिमम। तो ये पूछा है ना क्या बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो जस्टिफाई हुआ आंसर ये मैंने बता दिया, ठीक है। पावर फैक्टर मैक्सिमम किस पे होता है, रेजोनेंस पे, मैक्सिमम हो जाएगा, गेट मैक्सिमम एट रेजोनेंस। कोई डाउट यहाँ तक ना। आगे बी पार्ट में, द क्लोज लूप PQRS इज मूविंग इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल टू इतना प्लेन ऑफ द पेपर, स्टेट विद द डायरेक्शन इन विच द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज। ध्यान दो, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट में तुम्हें पता है कि जब ये एंटर करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, घटाने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया भाई, ये इनवर्ड है तो वो आउटवर्ड, आउटवर्ड के लिए क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एज when it enters the magnetic flux increase and by Lenz law it oppose so current should be in anti-clockwise direction। याद है जाएगा, ठीक है ना। आगे ध्यान दो,
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको पता है, ये हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नोड। कैसे निकालोगे आप? बताओगे कि जब कोई रेडिएशन फॉल करेगी तो उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी, एच न्यू। जब वो स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को तो वो अपनी, ये जो कोलिजन होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वो अपनी एंटायर एनर्जी किसे दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। इसमें से वो वर्क फंक्शन जितनी यूज करेगा अपने आप को निकालने में, तो बची हुई एनर्जी कितनी होगी, ये इसे प्रोवाइड करेगी काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ए पार्ट के लिए, ठीक है ना। बी पार्ट के लिए, ड्रा द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तुम्हें पता है ग्राफ कैसे जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये जाता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर स्लोप। तुम्हें पता है कि यहाँ पे ई वी नॉट इजिकल टू कितना होता है, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। तो वी नॉट इजिकल टू कितना हो गया बेटा, एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस में वर्क फंक्शन बाई ई। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है डी वी नॉट बाई डी फ्रीक्वेंसी। भाई वाई एक्सिस डिवाइड वाई एक्सिस होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो इसका एच बाई ई आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का 1 माइनस में 0, तो कितना आएगा एच बाई ई। तो ये आ जाएगा स्लोप। कोई डाउट है, एच बाई ई याद रखिएगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ वोल्टेज कौन सी होती है, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज दैट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट, लिखना चाहो तो लिख लो, इट इज दैट मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट एट विच even the fast moving photoelectron get stopped and the photoelectric current reduced to 0. ये है कट ऑफ वोल्टेज एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट रिड्यूस टू 0। दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पहले भी आया हुआ है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। याद रखिएगा, टू इजेक्ट आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। Using Einstein's equation so that the cutoff voltage and threshold frequency for given can be determined by with the help of suitable graph। वही ग्राफ से कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये क्या, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा तो वर्क फंक्शन कितना होगा बेटा, आपके पास वर्क फंक्शन कितना होगा, एच न्यू नोड, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बस ये पूछा है, ठीक है। और कट ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए ये वाला ग्राफ नहीं बनाते, मैंने पहले भी बताया, इंटेंसिटी वर्सेज वोल्टेज का बनाते हैं। ये ग्राफ यूँ जाता है, तो जहाँ पे करंट 0 हो जाए वो कट ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है ना। आगे लिखो, ठीक है। द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम एलिमेंट सोन इन द गिवन डायग्राम विच वन लेवल ट्रांजिशन विद रिजल्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू इतना। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया जो वेवलेंथ आप दी हुई है ना, उसी की एनर्जी निकाल लो। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन अगर मैं निकालूं, एनर्जी ऑफ गिवन वेवलेंथ कितनी होगी बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। मगर ये जूल में आएगी तो ई से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसकी वैल्यू हमने याद करवाई हुई कितनी, 12.4 डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ बेटा, ×10⁻⁷, और ये कितना दिया हुआ है 620 नैनोमीटर। तो आप देखोगे तो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है ना। अब देखिए इस फिगर में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है, तो मैं पता है सभी की एनर्जी अगर मैं देखूं, यहाँ पे सभी की एनर्जी देखूं तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। इसकी एनर्जी कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है दोनों का डिफरेंस। इसकी एनर्जी कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हें पता होना चाहिए this energy is correspond to कौन सी रेडिएशन, correspond to ट्रांजिशन डी। ये फिगर में बना के इसी दिखा देना, ठीक है, correspond to ट्रांजिशन डी। तो सपोर्ट मैथमेटिकली हमने ये बता ही दिया, रीजन हमने बता ही दिया। कोई डाउट है यहाँ तक ना, आगे ध्यान दो, ठीक है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेशन और न्यूमेरिकल होंगे। मैं पहले इसके केस स्टडी क्वेश्चंस को देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द लाइट पाइप ऑफ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर विच फिनोमिनन
इज यूज इन इट। ऑप्टिकल फाइबर में याद होना चाहिए TIR यूज होता है। पहले में आंसर कितना हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। दूसरा, व्हाट इज द कॉज ऑफ स्पार्कलिंग डायमंड, ऑब्वियसली ये भी TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर फिनोमेनन ऑफ TIR। इसकी पहली कंडीशन क्या होगी, रे शुड पास ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली वेयर मीडियम, याद है जाएगा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, द इंसिडेंट एंगल should be more than what, critical angle, should be more than critical angle, याद है जाएगा। दैट इज मैंने क्या बताया, जो आई है should be more than critical angle होगा। नाउ डिफाइन द क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज अ लिसन। तो तुम्हें पता है कि इसके और पार्ट में पता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अलोंग द सरफेस, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए 90। बता दोगे ना, मैं बता रहा हूँ क्रिटिकल एंगल क्या है, इट इज दैट इंसिडेंट एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अलोंग द सरफेस, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकेम 90 डिग्री। और रिलेशन कितना होगा तुम्हें पता है, ये आई जो कि सी हो गया, ये 90 हो गया। तो तुम्हें देखो तो साइन आई डिवाइड विद साइन 90 इज इक्वल टू किस में गया, म्यू ऑफ एयर डिवाइड बाई म्यू ऑफ मीडियम। तो यानी कि साइन सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई म्यू ऑफ मीडियम। ये फॉर्मूला होगा, एयर का 1 होता है, याद आ जाएगा। ठीक है, अगला केस स्टडी देखो। ठीक है, जो भी होगा अगला, नेम द सेमीकंडक्टर डिवाइस विच एमिट्स द लाइट। तो आंसर क्या आ गया, LED, लाइट एमिटिंग डायोड पहले में। विच इज द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड। सिलिकॉन डायोड के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना होता है भाई, 0.6 वोल्ट। थ्रेशोल्ड के लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज कौन सा होता है, नी वोल्टेज। कौन सा होता है बेटा, नी वोल्टेज। ये 0.6 के आसपास आता है। नी वोल्टेज को ही हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं, जो कि सिलिकॉन के लिए कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 0.6। थर्ड पार्ट में, हाउ डज द करंट अंडर द रिवर्स बायस डिपेंड ऑन द अप्लाइड वोल्टेज। बताओ चाहिए, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, करंट डिक्रीज होगा। करंट क्या होगा, डिक्रीज, बट सडनली डिक्रीज नहीं, आप बताओगे करंट इज इन रिवर्स सैचुरेटेड स्टेट, किसमें होगा, रिवर्स सैचुरेटेड स्टेट में होगा, और इन माइक्रो एम्पियर में होगा, बहुत कम होगा, है ना। एंड बट सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एट ब्रेकडाउन पे, क्योंकि मैं उसे कंटिन्यूस बढ़ाता जा रहा हूँ। तुमने देखा होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। पहले तो ये आपने देखा था रिवर्स सैचुरेटेड करंट, फिर सडनली बढ़ा था, है ना। ये वोल्टेज बढ़ाने से ऐसा हुआ था यहाँ पे करंट। तो पहले तो ये क्या था, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे सडनली इंक्रीज कर गया। तो आप एग्जैक्ट आंसर आपका ये लिखोगे आप कि करंट इज इन रिवर्स सैचुरेटेड स्टेट में होगा, इन माइक्रो एम्पियर में होगा, रिवर्स में, और जैसे जैसे बढ़ाऊंगा सैचुरेशन नहीं रहेगा, मगर ब्रेकडाउन होते ही सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कोई डाउट है? नाउ ड्रा द BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ये वाला आ गया सेकंड पार्ट में। अच्छा, जब भी बोले तो फुल्ली लेबल्ड होना चाहिए आपके पास। यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज है ना, क्या है बेटा, फॉरवर्ड वोल्टेज, और यहाँ पे फॉरवर्ड करंट, और ये जो है वो अप्रॉक्सीमेट नी वोल्टेज होता है, जो ये 0.6 के आसपास होता है, नी वोल्टेज।
ठीक है ना। तो इस वे में ये आपको खत्म करना है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है।